हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया था कांस्टेबल का। जेकेएसएसबी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था कांस्टेबल का 2016 के अंदर 20 मार्च 2016 के अंदर जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसी का ये आज सेट जो है वो ए करेंगे हम डिस्कस। सेट ए जो है वो आज का डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। तो हाल ही में आपको पता है कि जेकेएसएसबी ने जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली है। 4002 वैकेंसी है। 4002 वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए हैं तो वो अपने प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें। आपका एग्ज़ाम जो है कांस्टेबल का जल्दी ही जेकेएसएसबी की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, आप घर बैठे अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आप घर बैठे अपना फॉर्म जो फिलअप करा सकते हैं। हमें आपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करने हैं 9149909043। ये है जी हमारा नंबर 9149909043। इस पे आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सिग्नेचर, इमेज और बाकी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो आपने सारे वो भेजने हैं इस नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर है ये, आप कॉल करके भी हमें पूछ सकते हैं। देन उसके बाद व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और फी अपनी जो है वो ऑनलाइन ही हमें डिपॉजिट करनी है, ऑनलाइन ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर बैठे आपका फॉर्म फिलिंग चार्ज जो है वो सिर्फ ऑनली जो है वो 100 रुपया है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आपको वहाँ पर 150 रुपया ले लेंगे साइबर वाले। दिन उसके बाद आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। तो इसलिए आप घर बैठे जो है वो फॉर्म फिलअप करें और ये बिल्कुल बिल्कुल ही लोवेस्ट चार्ज जो हमने रखा है 100 रुपया जो है वो 100 जो ऑनली फॉर्म फिलिंग का है। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 में, ये उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन जो साथ में आपको एडिशनल क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दूंगा उनमें से आपको क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलेगा। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है, क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं, साथ में 3-4 क्वेश्चन और भी उसके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। कंसिस्टेंट एक एफर्ट्स, आपकी कोशिश जो लगातार आप कोशिश करते रहते हैं किसी अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर कंटिन्यू आप कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास जी परसिवरेंस, ऑप्शन बी हमारे पास अटेम्प्ट, ऑप्शन सी हमारे पास एंथुसियाज्म, ऑप्शन डी हमारे पास वाइगोर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए परसिवरेंस। परसिवरेंस किसको बोलते हैं? अगर आप कंटिन्यू अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू आपकी कंस्टेंट एफर्ट्स चल रही है, तो आप जो है वो इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परसिवरेंस बोलते हैं। कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं। अगर परसिवरेंस यहाँ पे ऑप्शन में ना होता तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिया होता, कंसिस्टेंसी दिया होता तो वो वर्ड भी जो है करेक्ट था। कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी? द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। मिनिमम जो वोटिंग एज है इंडिया के अंदर वो कितनी है? ऑप्शन ए 16 ईयर, ऑप्शन बी 18 ईयर, ऑप्शन सी 21 ईयर, ऑप्शन डी 24 ईयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन बी 18 ईयर। 18 ईयर जो है मिनिमम वो जो वोटिंग एज है इंडिया के अंदर का। 18 ईयर से आप अबव जो है वो होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए तो आपको जो है वो वोट डालने का अधिकार है। आप वो आप अपनी आईडी से जो है वो वोट डाल सकते हैं, आपका इलेक्शन कार्ड जो है वो बन जाएगा जी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ इन अ सर्टन कोड कैट इज रिटन एज DBU देन डॉग विल बी रिटन एज। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ये, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो ये क्या पूछा गया है जी? कैट अगर लिखा जाए DBU की तरह, अगर कैट लिखा जाए इस कोड में तो डॉग को जो है उसको किस कोड में लिखा जाएगा? ऑप्शन ए जी हमारे पास EOH, ऑप्शन बी हमारे पास DHP, ऑप्शन सी हमारे पास EPH, ऑप्शन डी हमारे पास HPE। पहले मैं इसका आंसर बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका जो है लॉजिक इसमें क्या लगा है। कैट जो है सी आप देख रहे हैं तो इसमें जो है +1 किया हमने तो D हो गया, ए में +1 हमने किया तो B हो गया, टी में +1 हमने किया तो क्या हो गया जी? U हो गया। इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। इसी तरीके से डॉग में क्या होगा? डॉग में प्लस हम 1 करेंगे, डी में +1 करेंगे तो क्या आएगा जी? हमारा E आ जाएगा। ओ में हम +1 करें तो क्या आएगा जी? हमारा P आ जाएगा। जी में हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगी? हमारा H आ जाएगा। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है, इजी लेवल की रीजनिंग पूछी गई है यहाँ पे, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है ये। तो
कैट में प्लस सी में प्लस किया 1 डी बन गया, ए में प्लस 1 किया बी बन गया, टी में प्लस 1 किया यू बन गया। इसी तरीके से डी में प्लस 1 किया ई बन गया, ओ में प्लस 1 किया पी बन गया, जी में प्लस 1 किया एच बन गया। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ई पी एच कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, ई पी एच जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन जी क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट फिगर इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा वर्ड जो है वो जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसके अंदर जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए है जी सोवरियन, ऑप्शन बी है जी हमारे पास डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी हमारे पास सोशलिस्टिक, ऑप्शन बी हमारे पास जी वेलफेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी वेलफेयर जो है ये नॉट पूछा गया है। तो ये वेलफेयर जो है ये वर्ड जो है वो प्रेम्बल के अंदर नहीं है। सोवरियन भी है, डेमोक्रेटिक भी है, सोशलिस्टिक भी है, और उसके बाद जो है सेकुलर होता है एक वर्ड सेकुलर, और उसके बाद क्या होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक ये 5 वर्ड जो है ये प्रेम्बल के अंदर जो है ये ऐड किए गए हैं। 3 ये आ गए और 4th ये आ गया और 5th ये आ गया। कौन कौन से वर्ड हैं, सोवरिन है, उसके बाद बी है डेमोक्रेटिक है, उसके बाद सी सोशलिस्टिक है, और उसके बाद 4 ऑप्शन में है सेकुलर, और उसके बाद 5 नंबर पे है रिपब्लिक। ये 5 वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसके अंदर जो है ये मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। पूछ रहा है कि अगर आप राइट डाउन करेंगे नंबर्स को 1 से लेकर 100 तक, अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं मतलब गिनती आप लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, काउंट डाउन कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, आप कितने टाइम जो है वो 3 लिखेंगे। 3 मतलब कितनी बार आएगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें 3 कितनी बार आप लिखेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है आप सबको पता है ये जो है ऑप्शन सी 20 टाइम आता है। 20 टाइम जो है वो आता है 3। सबसे पहले हम जो है क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है 13 लिखेंगे, इसमें भी 3 आएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम जी 13 के बाद 23 लिखेंगे, 23 के बाद 33 लिखेंगे, 33 के बाद क्या लिखेंगे जी हम 43 लिखेंगे, 43 के बाद क्या हम लिखेंगे जी 53 लिखेंगे, 53 के बाद क्या हम लिखेंगे जी 63, 73, और उसके बाद फिर 83 और 93। तो इसमें कितनी बार आया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितनी बार आया जी 10 बार आया। कितनी बार आया 10 बार आ गया जी ये 3। देन उसके बाद 10 बार ये आ गया, और उसके बाद 30 30 के अगर आगे हम लिखेंगे तो 31 31, 32 32, 33 34, 35 36, 37, 38, 39। तो ये इसमें देखो जी 10 बार पहला हमने काउंटिंग किया था 1 से 100 तक लिखते समय। अब 3 एक ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम ये आ गया, और 10 टाइम मैंने पहले काउंट किया था, तो टोटल कितने हो गए जी 20 हो गए। ये इसका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं था इतना क्वेश्चन ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है जी, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। ऑप्शन ए है जी जगजीवन राम, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है हमारे पास पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन बी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये क्या है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं, फर्स्ट होम मिनिस्टर। इनको सरदार का टाइटल किसने दिया था जी, सरदार का टाइटल, ये जो मैं साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। सरदार का टाइटल इनको किसने दिया था जी, इनको दिया था जी M.K. गांधी ने। M.K. गांधी ने जो है इनको सरदार का टाइटल दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पहले इनको वल्लभ भाई पटेल कहते थे, और M.K. गांधी ने जो है महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो है इनको क्या दिया था सरदार का टाइटल दिया था। ऑप्शन 2 में पूछा गया, ऑप्शन सी में यहाँ पे बताया गया है जी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एक अब्दुल कलाम आज़ाद है और एक ये क्या है अब्दुल कलाम, ये अब्दुल कलाम है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में अगर बैठे होंगे तो आप जल्दबाजी में आपने ये टिक नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये क्या है जी, ये क्या है जी हमारे, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन से हैं जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था, ये M.K. गांधी ने दिया था। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है जी? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है, उसके बाद जो है एक दो और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन में पूछा गया है केमिकल नेम क्या है टेबल साल्ट का। ऑप्शन ए पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे नहीं है, नीचे दिया गया है, तो इसमें है नन ऑफ दी अबव, लौटा रहने दो इसको। तो क्यों इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है कौन सा? ऑप्शन इसका सी जो है सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट का जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है इसको कहा जाता है टेबल साल्ट को। देन उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है जी व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज 11 12 17 18 23 24 और नेक्स्ट डैश में जो है कौन सी सीरीज आएगी? मिसिंग टर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 11 और 12 जो है ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है। 11 और 12 जो है ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है। उसके बाद कितने का गैप है जी? 13 14 15 और 16 का 1 2 3 4 का गैप है जी। कितना क्या गैप है जी? 4 का गैप है। 11 12 कंटिन्यू सीरीज है, उसके बाद 4 का गैप है। इसी तरीके से 17 18 जो है ये कंटिन्यू सीरीज है, और उसके बाद जो है कितने का गैप है जी? 19 20 21 22 23 कितने का गैप है जी? 4 का गैप है इसमें, 5 का गैप है इसमें। इसमें कितने का है? सॉरी इसमें भी जो है 4 का गैप है। 23 ऑलरेडी हमें हमारे पास दिया हुआ है। 19 20 21 22 इसमें भी जो है ये 4 का गैप है। कितने का गैप है जी? 4 का गैप है। अब यहाँ पे 23 और 24 दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है? 4 का गैप करके फिर आगे जाना है। 23 और 24 दिया हुआ, हमने क्या करना है? 25 से 25 26 27 और 28 लिख देना है। आगे 5 नंबर पे क्या आएगा जी? 29 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 27। सॉरी यहाँ पे जो है 4 का गैप हमने देना है। 25 26 27 28 और 29 इसका आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है? ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। 29 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 11 12 कंटिन्यू सीरीज दो जो है कंटिन्यू लिखे गए हैं। उसके बाद 4 का गैप है, फिर 17 18 कंटिन्यू, फिर उसके बाद 4 का गैप, फिर 13 14 23 24 कंटिन्यू, और उसके बाद 4 का गैप देके 29 जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिवर नाइल फॉलोज इन विच कंट्री? जो रिवर नाइल है ये कौन सी कंट्री के अंदर बहता है जी? ऑप्शन ए है जी हमारे पास पेरू, ऑप्शन बी है जी हमारे पास इजिप्ट, ऑप्शन सी है हमारे पास कनाडा, ऑप्शन डी है हमारे पास वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन बी जी इजिप्ट। नाइल रिवर जो है वो कहाँ पे है? इजिप्ट के अंदर है, इजिप्ट। और रिवर जो नाइल है इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स। जो अफ्रीका के अंदर जितने भी रिवर हैं उनका क्या है ये जी? बाप है। फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स कहा जाता है किसको? रिवर नाइल को। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रिवर नाइल है ये क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर है किसका? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो है ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर जो नाइल है। और डियर फ्रेंड्स आपके लिए आज का एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि जो रिवर नाइल है इसकी टोटल जो है वो इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? इसकी टोटल लेंथ कितनी है? आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। फिर उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जी हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही है कुछ, क्योंकि ये पेपर जो है ये 2016 में हुआ था। तो आई थिंक जो है उन्होंने उस वक्त करंट का पूछा है कि करंट का चीफ जस्टिस जो है वो इंडिया का कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का। करंट अफेयर में पूछा होगा 2016 में। तो उस वक्त 2016 में जो है वो कौन थे? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो थे उस वक्त करंट के जो थे क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस वक्त डी वाई चंद्रचूड़ थे। उस वक्त 2016 में जब ये पेपर पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर डी वाई चंद्रचूड़ का उन्होंने नाम भी नहीं दिया है। तो आप आई थिंक मेरे हिसाब से इसका यही रहेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत से फ्रेम किए हैं। इस क्वेश्चन की मुझे तो इतनी यहाँ तक समझ है। आप देख लें, अगर आपको इसकी कुछ समझ अच्छी तरीके से आप जानें इसको,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इधर तो यही पूछा गया कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उस वक्त करंट में जो है वो DY चंद्रचूड़ थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो 5 जजों की जो है वो क्या होती है, 5 जजों की जो क्या होती है बेंच होती है, और उनमें से जो सीनियर मोस्ट होता है उसी को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो उस वक्त कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन थे उस वक्त, जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों और कोलिग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हम आगे वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, इसी पेपर के 11 क्वेश्चन से आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, काफ़ी छोटी छोटी जो है वो पार्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बीच में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उनमें टाइम लग जाता है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।